हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 12। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सबको पता है कि 30 सितंबर को 70 बीपीएससी पीटी का एग्जाम होगा, यानी अब से आपके पास 5 मंथ का समय, और इस 5 मंथ में मैं डेली आप सबके लिए करंट अफेयर्स लाऊंगा। अभी तो हम सब 12 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये जैसे ही आर्टिकल का वीडियो समाप्त हो जाएगा हमारे चैनल पे, सारा 300 आर्टिकल के आसपास हम सब पढ़ लेंगे। फिर बीपीएससी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या को मैं इंक्रीज कर दूंगा और लगभग 18 से 20 प्रश्न डेली करेंगे। फिलहाल अभी 12 प्रश्न हम सब देखते हैं, और डेली आप सब 11 बजे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, जहां पे आपको 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, डेली सुबह के 11 बजे, ये बात याद रखना है। इसको अच्छे ढंग से आपका याद करना है। इसके अलावा इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब नोट डाउन आप नहीं कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ पा सकते हैं। इसको अच्छे ढंग से रटें, इसमें लगभग सारा किताब कवर कर लिया जाता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर से भी काफी करंट अफेयर्स रहते हैं, यानी इसमें क्रॉनिकल, न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण, और इसके अलावा कुछ कुछ और भी आर्टिकल मैं पढ़ते रहता हूं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ता हूं, द हिंदू का पढ़ता हूं। ठीक है, तो उन सब से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, इसलिए आप सब निश्चिंत होकर इसको देख सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये थोड़ा हार्ड करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी हार्ड करंट अफेयर्स ही पूछेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जम्मू कश्मीर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है गुजरात। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि बीपीएससी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप मल्टीपल यानी कुछ और भी फैक्ट्स याद जरूर रखें। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा 2022 के बजट के दौरान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? चीन के साथ भारत की सीमा से सटे गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। आप सबको पता है चाइना वाला हम सबके बॉर्डर के निकट बहुत ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसके अलावा डेवलपमेंट कर रहा है, तो हम सबको भी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो इस वजह से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य ढांचे में सुधार करना और आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना है। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्च के साथ मंजूरी दे दी गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय की योजना है? तो गृह मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो ये सारे फैक्ट्स मुंह पे आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक कुटिया कौंद समुदाय के 2 व्यक्तियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया अतिथि के रूप में? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उड़ीसा। आइए जानते हैं कुटिया कौंद समुदाय के बारे में। कौंद जनजाति वर्ग की भाषा कुई है। यह समुदाय भैंस की बलि अनुष्ठान के लिए जाना जाता है, जिसे कैडू कहा जाता है। वर्ष 1975 में सबसे कमजोर जनजाति समूह को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहल की गई। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा पीवीटीजी उड़ीसा का सोरा समुदाय है। 2006 में आदिम जनजाति समूह का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो कुटिया कौंद समुदाय है ये उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है, और ये भैंस की बलि के लिए जाना जाता है, जिसको कैडू कहा जाता है, और ये भाषा कौन सा? कुई बोलता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है मुंगेर और चौथा है बक्सर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पटना। पटना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। ये पूरी एशिया की बात हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सहायता करना। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। मेनली ये 200 मीटर के आसपास गंगा के आसपास रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। हाँ, नीचे वाला देखिए, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम पेलेटानिस्टा गेंगेटिका है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, बांग्लादेश और नेपाल की प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना इत्यादि नदी में पाई जाती है। ठीक है, एक और फैक्ट्स याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2019 में
हुई थी। और हम जहां रहते हैं वहां पे भी डॉल्फिन पाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी डॉल्फिन के लिए शोध केंद्र बन रहा है भागलपुर में, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सिल्क सिटी बोलते हैं भागलपुर को, और पटना में तो बना ही है। क्वेश्चन नंबर 4, 8 मार्च 2024 को किनके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया गया तथा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट जारी की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, तीसरा है गृह मंत्री अमित शाह और चौथा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर गृह मंत्री अमित शाह। चलिए डिटेल में समझते हैं। सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए इनमें राज्य सरकार, राज्य, राष्ट्रीय संघ और हितधारकों की सहभागिता से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का विकास किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस केंद्रीय मंत्रालय, राज्य एवं संघ क्षेत्र और सहकारी समितियों के बीच एक संवाद का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, किस संस्था द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, दूसरा है टाटा ग्रुप, तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और चौथा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसरो। क्या है युविका कार्यक्रम, आइए समझते हैं हम सब। कार्यक्रम युविका इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए 2 सप्ताह के लिए आवासीय कार्यक्रम युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 की घोषणा की। इस कार्यक्रम का आयोजन 13 से 24 मई में 2024 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य छात्रों को स्टीम बेस्ड करियर और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है, और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसमें स्पेस से रिलेटेड कोई भी विद्यार्थी अगर उस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मतलब वो अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ काम करूंगा, तो कार्यक्रम युवा उसको सपोर्ट करेगा। कार्यक्रम युविका उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा कि आप यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अंतरिक्ष में काम करेंगे। तो यही है कक्षा 9 के छात्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 6, रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट सी बर्ड का संबंध भारतीय सेना के किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय थल सेना, दूसरा है भारतीय वायुसेना, तीसरा है भारतीय नौसेना और चौथा है भारतीय तटरक्षक बल। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर भारतीय नौसेना। देखिए प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड नौसेना बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसमें भारत के पश्चिमी तट पर कारवार कर्नाटक में नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना शामिल है। इस परियोजना को नौसेना के बढ़ते बेड़े को समायोजित करने और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे 1999 में पोखरण द्वितीय के बाद तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना से रिलेटेड है, जहां पे नौसेना अड्डे का निर्माण किया जाएगा पश्चिमी तट पे। ठीक है, कारवार कर्नाटक में। तो ये कुछ इससे रिलेटेड था प्रोजेक्ट सी बर्ड। नाम याद रखेंगे, और थोड़ा बहुत अगर आप, क्योंकि वहां पे ऑप्शन मिलेगा तो एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी, इसलिए देखिए करंट अफेयर्स जैसे पढ़ रहे थे पहले हम सब वन लाइनर पढ़ रहे थे, तो वन लाइनर आएगा ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, वन लाइनर नहीं आएगा, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फेस करना है, इसलिए मैं आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जैसा वहां पूछेगा वैसा ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवनी चतुर्वेदी, दूसरा है सुमन कुमारी, तीसरा है पूजा कुमारी और चौथा है दिव्या कुमारी। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सुमन कुमारी। यहाँ पे देखते हैं हम सब। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर की पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। सुमन कुमारी ने इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वुमेन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, विश्व वन जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6 जून, दूसरा है 5 दिसंबर, तीसरा है 3 मार्च और चौथा है 8 नवंबर। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 3 मार्च। चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार थाईलैंड द्वारा 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया गया था। महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को प्रस्ताव अपना लिया, जिसमें से 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया। ठीक है, इस बार की जो थीम है विश्व वन्य जीव दिवस 2024 की जो थीम है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए
ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांगो जनगणराज्य, दूसरा है हैती, तीसरा है तंजानिया और चौथा है मोजाम्बिक। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हैती। चलिए अब क्या हुआ था हैती में समझते हैं। 21 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य हैती में बढ़ती हिंसा और अराजकता के कारण भारतीयों को पड़ोसी डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करना है। हैती तीसरा सबसे बड़ा कैरिबियाई देश है जो डोमिनिकन गणराज्य के साथ हिस्पनियोला द्वीप साझा करता है। ठीक है, अब आपसे ये सब पूछ सकता है कि हिस्पनियोला द्वीप किस देश में? डोमिनिकन गणराज्य में। ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी में दिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप डिटेल में पढ़ें, अच्छे ढंग से समझें। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। चलिए 10 नंबर, हाल ही में किस राज्य में एक नई फूल वाले पौधे की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम बेगोनिया नरहरी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुजरात, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश। आइए कौन सी फूल की प्रजाति है? बेगोनिया नरहरी। इस प्रजाति का नाम CSIR पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गरिकापति नरहरि शास्त्री के नाम पर रखा गया है। प्रोफेसर गरिकापति नरहरि शास्त्री ने पूर्वोत्तर में जैव संसाधनों के लिए जर्मप्लाज्म संरक्षण केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये फूल का नाम किनके ऊपर है? तो ये पूर्व निदेशक है पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था के, उनका नाम है प्रोफेसर गरिकापति नरहरि शास्त्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2.26 लाख करोड़, दूसरा 1.26 लाख करोड़, तीसरा है 3.26 लाख करोड़ और चौथा है 1.15 लाख करोड़। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1.26 लाख करोड़। आइए जानते हैं कहां कहां पे सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की जाएगी। तो गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कॉर्पोरेशन द्वारा एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सीजी पावर और जापान की रेनेसा 7600 करोड़ रुपए के साथ अनुमानित लागत से गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा और टाटा समूह 27,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ असम के मोरी गांव में एक चिप असेंबली प्लांट स्थापित करेगा। तो गुजरात का धोलेरा, गुजरात का सानंद और असम का मोरी गांव, तीनों नाम आप याद रखेंगे। इसमें करेंसी आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये तीनों याद रखेंगे कि कहां पे स्थापित किया जा रहा है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य के तिरुवनंतपुरम से शिक्षा के क्षेत्र में एक भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट आइरिस पेश किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है मेघालय और चौथा है केरल। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। ये 2 फैक्ट्स इसका आप जरूर याद रखें। आइरिस AI रोबोटिक्स और जनरेटिव AI प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। यह व्यक्तिगत सामग्री निर्माण, क्विज और इंटरएक्टिविटी गतिविधियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को इंटरएक्टिविटी शिक्षक अनुभवों में संलग्न करता है। ठीक है, बस आप नाम याद रखेंगे कि केरल में इस तरह का पहला शिक्षक रोबोट बना है जिसका नाम है आइरिस। तो ये था 70 BPSC PT करंट अफेयर सेट नंबर 12। हम सब डेली 11 बजे जो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो करेंगे। संडे को आपका छूट सकता है क्योंकि संडे को मैं नहीं ला पाऊंगा, आज संडे है वैसे, लेकिन अगला जो संडे आएगा उसमें हम सब करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, लेकिन वीक का 6 दिन 11 बजे आपको ये वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना भी मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूं उसको अच्छे ढंग से याद करें और थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि वहां पे डिटेल में ही आएगा। वन लाइनर के चक्कर में ना पढ़ें, वन लाइनर वाला बुक वो बिहार SSC सब में काम देगा, 70 BPSC में आपको काम नहीं देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। PDF के लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।